नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार। आज मैं कुछ अपने देश का जो 2026-27 का हाल में बजट पेश किया गया है। माननीय हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसके बारे में कुछ छोटी-सी चर्चा करूँगा। और होता क्या है कि ये चर्चा हम लोगों के लिए, हमारे युवा वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है। उनको जानकारी इस चीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि कल को हमारे देश का पता चले कभी-कभी ये होता है, कोई मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है, कोई मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चल रही है। तो अर्थव्यवस्था को भी संभाले रखने के लिए और अर्थव्यवस्था में हमारा हर किसी का, हर भारतीय नागरिक का प्रतिभाग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आर्थिक जानकारी भी होना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वो समझ सके कि हमारा देश किस प्रकार से चल रहा है। हमारा जिस तरीके से घर चल रहा है, जिला चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, उसी तरीके से हमारा देश भी चल रहा है। और हर वर्ग, हर संगठन, हर घर को चलाने के लिए जिस तरीके से एक बजट की आवश्यकता होती है, बिना वित्त के कुछ भी नहीं ऑपरेट कर सकते हैं आप। जो भी है सारा वित्त पर डिपेंड करता है। और पहला बजट वित्त मंत्रालय द्वारा हमारा प्रतिवर्ष पेश किया जाता है। उसी प्रकार से आज मैं उस पर थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण, उसका संक्षिप्त परिचय मैं बताऊंगा, जो कि हर युवा के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को समझना चाहिए और आप लोग इसको समझें, इसको ध्यान से सुने। मैं उसको थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण इसका प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि हमारा अभी बजट 2026-27 पेश किया गया है, ठीक है। इस बजट में क्या क्या मुख्य इस दस्तावेज की सूची है, उनको मैं बता रहा हूँ और इनको बहुत ध्यान से सुने। इसमें पहला होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको AFS बुलाया जाता है, AFS नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें होता है, इसको पॉइंट वाइज दिया जाता है, जैसे का, खा, गा, घा। मैं इसको उसी हिसाब से मैं बताता जा रहा हूँ आपको। इसको आप अभी ध्यान से सुनिएगा। इसका आगे बहुत इसको मैं प्रत्येक जो अभी बता रहा हूँ, प्रत्येक बिंदु का मैं विवरण, संक्षिप्त विवरण एक मैं अभी हाल आपको और तुरंत बताऊंगा। जैसे पहला वार्षिक वित्तीय विवरण, दूसरा अनुदानों की मांगे DG, तीसरा वित्त विधेयक, चौथा राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत अधिदेशित राजकोषीय नीति विवरण। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, राजकोषीय नीति विवरण में भी दो पार्ट होते हैं, एक बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण और दूसरा मध्यावधि राजकोषीय नीति सहयोगी राजकोषीय नीति कार्य नीति विवरण। अब इसके बाद नेक्स्ट है व्यय बजट, प्राप्ति बजट, व्यय की रूपरेखा, बजट का सार, वित्त विधेयक में प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन, आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, बजट 2026-27 की मुख्य विशेषताएं, बजट घोषणाओं 2025-26 का कार्यान्वयन। अब मैं इसको प्रत्येक बिंदुवार इसकी मैं व्याख्या आपको करके बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, वार्षिक वित्तीय विवरण AFS अनुच्छेद 112 के तहत यथा अधिदेशित वार्षिक वित्तीय विवरण AFS में वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानों के साथ वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां, व्यय तथा वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक आंकड़े भी दर्शाए गए हैं। प्राप्ति और भुगतान उन तीन भागों के अंतर्गत दर्शाए गए हैं जिनमें सरकारी खाते रखे जाते हैं, अर्थात भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि और भारत का लोक लेखा, जैसा कि भारत के संविधान में अधिदेशित किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण राजस्व खाते पर हुए व्यय को अन्य खातों पर हुए व्यय से अलग करता है। राजस्व और पूंजी भाग एक साथ मिलकर केंद्रीय बजट बनाते हैं। राजस्व और पूंजी भाग एक साथ मिलकर केंद्रीय बजट बनाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल प्राप्तियों और व्यय के अनुमान क्रमशः धन वापसी रिफंड और वसूलियों के निवल हैं। संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा की महत्ता के साथ साथ राजस्व और पूंजीगत भागों की विशिष्ट विशेषताएं संक्षेप में मैं अभी बता रहा हूं आपको। जैसा कि संचित निधि, भारत की संचित निधि CFI संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार सृजित की गई है। भारत की जो संचित निधि है CFI संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार सृजित की गई है। सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के राजस्व, जो भी राजस्व सरकार द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, इसके द्वारा लिए गए उधार और इसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से प्राप्तियां, इसमें आपको मैंने बताया सरकार द्वारा सभी प्रकार के प्राप्त किए गए राजस्व, इसके द्वारा लिए गए उधार और इसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से प्राप्तियां मिलकर भारत की संचित निधि का निर्माण करती हैं। सरकार का समस्त व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है। सरकार का जितना भी व्यय, जितना भी खर्च है, वो जितनी भी संचित निधि आपकी आती है उसी से किया जाता है। और संसद की विधिवत प्राधिकार के बिना संचित निधि से कोई राशि निकाली नहीं जा सकती है। यानी कि संसद में जब तक उसका अनुमोदन नहीं होता है,
संसद की स्वीकृति के बिना वो संचित निधि से कोई भी राशि निकाली नहीं जा सकती है। नेक्स्ट आपका संविधान का अनुच्छेद 267 भारत की एक आकस्मिकता निधि के अस्तित्व को अधिकृत करता है। जो संविधान का अनुच्छेद 267 है वो भारत की एक आकस्मिकता निधि के अस्तित्व को अधिकृत करता है। आकस्मिक समय में जो निधि की जरूरत पड़ती है, आकस्मिकता निधि के अस्तित्व को अधिकृत करता है, जो भारत के राष्ट्रपति के अधीन रखा गया अग्रदाय है। इसको भारत का इसको व्यय करने का जिसको अधिकार होता है वो होता है सिर्फ राष्ट्रपति को। इसको राष्ट्रपति के अधीन रखा गया अग्रदाय है ताकि संसद से प्राधिकार के लंबित रहने तक सरकार द्वारा तत्कालिक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हो पाए। इस तरह के अप्रत्याशित व्यय के लिए कार्योत्तर संसदीय अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। और इस तरह के कार्योत्तर अनुमोदन के बाद आकस्मिकता निधि की पुनः पूर्ति के लिए संचित निधि से उतनी ही राशि प्राप्त कर ली जाती है। संसद द्वारा यथा अधिकृत आकस्मिकता निधि वर्तमान में 30,000 करोड़ देश के लिए निहित है। अब सरकार द्वारा न्यास में रखे गए धन को लोक लेखा में रखा जाता है। जो सरकार द्वारा न्यास में रखा जाता है धन, उसको लोक लेखा में रखा जाता है। लोक लेखा का अस्तित्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार सृजित है। भविष्य निधि, लघु बचत संग्रह, सरकार की प्राप्तियां, सड़क विकास, प्राथमिक शिक्षा, अन्य आरक्षित विशेष निधि जैसे विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय के लिए अलग रखी गई है। जो लोक लेखा में रखे गए धन के उदाहरण हैं। लोक लेखा निधि जो सरकार की नहीं है और इसे अंततः उन व्यक्तियों और प्राधिकारियों को वापस भुगतान किया जाना होता है जिन्हें जमा उन्होंने किया है। मीन्स आप समझ गए होंगे कि जो लोक लेखा निधि है, ठीक है, ये सरकार की नहीं है। इसको जिन व्यक्तियों ने जमा कर रखा है उन व्यक्तियों को भुगतान भी किया जाना होता है। लोक लेखा से निकासी के लिए संसदीय स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती है। लोक लेखा से निकासी के लिए किसी प्रकार की संसदीय स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जो दूसरे का धन है और दूसरे को आपको देना भी है। संसद की स्वीकृति तब प्राप्त की जाती है जब संचित निधि से राशि निकाली जाती है और विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय के लिए लोक लेखा में रखी जाती है। विशिष्ट उद्देश्य पर वास्तविक व्यय को खर्च करने हेतु लोक लेखा से निकासी के लिए संसद की स्वीकृति के लिए विशिष्ट मुद्दों पर हुए वास्तविक व्यय के पुनः प्रस्तुत किया जाता है। अब केंद्रीय बजट को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। केंद्रीय बजट को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। किस तरीके से? एक हिस्सा राजस्व से संबंधित हिस्से को संदर्भ सुलभता के लिए और दूसरा राजस्व बजट के रूप में और पूंजी से संबंधित हिस्से को संदर्भ सुलभता के लिए पूंजीगत बजट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोनों को पूंजीगत बजट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां हैं। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व और गैर कर राजस्व और राजस्व व्यय शामिल होते हैं। कर राजस्व में संघ द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों की आय शामिल होती है। संघ द्वारा जो कर लगाए जाते हैं और अन्य जो शुल्क आते हैं राजस्व से, उन सबकी आय शामिल होती है। वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाए गए राजस्व प्राप्तियों के अनुमान में वित्त विधेयक में किए गए विभिन्न कराधान प्रस्तावों के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। सरकार की गैर कर प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकार द्वारा किए गए निवेश पर ब्याज और लाभांश, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क, अन्य प्राप्तियां भी शामिल होती हैं। राजस्व व्यय सरकारी विभागों के सामान्य संचालन और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने, ऋण पर ब्याज को भुगतान करने, ऋण पर जो ब्याज का भुगतान किया जाता है भुगतान करने, सब्सिडी देने, सहायता अनुदान के लिए है। मोटे तौर पर वह व्यय जिसके परिणाम स्वरूप भारत के लिए आस्तियों का सृजन नहीं होता है राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य पक्षकारों को दिए गए सभी अनुदानों को भी संघ सरकार के खाता में राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। भले ही कुछ अनुदानों का उपयोग प्रदाता निकायों संस्थानों द्वारा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए किया जा सकता है। अब पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान मिलकर पूंजीगत बजट बनाते हैं। पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं और भुगतान दोनों मिलकर पूंजीगत बजट बनाते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार द्वारा लिए गए ऋण, जो सरकार ऋण लेती है, सरकार द्वारा लिए गए ऋण, इन्हें बाजार ऋण कहा जाता है। सरकार द्वारा ट्रेजरी बिलों के बिक्री के माध्यम से उधार, विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋण, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और अन्य पक्षकारों से ऋण की वसूली तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां आदि होती हैं। पूंजीगत भुगतान में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण जैसी आस्तियों के अधिग्रहण पर पूंजीगत व्यय, साथ ही शेयरों आदि में निवेश और केंद्र सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें, सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य पक्षकारों को दिए गए ऋण भी शामिल हैं। लेखांकन वर्गीकरण इसका इस प्रकार कुछ होता है।
जैसे कि वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और संवितरणों का अनुमान तथा अनुदान की मांगों में व्यय का अनुमान संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत संदर्भित लेखांकन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण में कुछ संवितरणों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण कुछ संवितरणों को तो स्पष्ट रूप से दर्शाता है जो भारत की संचित निधि, प्रभारित एवं उनके कार्यालय संबंधी व्यय होते हैं। भारत का संविधान निर्देशित करता है कि व्यय की मदें जैसे कि राष्ट्रपति की प्रलब्धियां, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन, भत्ते और पेंशन, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज और पुनर्भुगतान और न्यायालयों के आदेशों को पूरा करने के लिए किए गए भुगतान आदि भारत की संचित निधि पर प्रभारित किए जाते हैं। अर्थात ये संचित निधि से इनका व्यय किया जाता है और उन्हें संसद द्वारा स्वीकृत किए जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात संचित निधि से जो ये बजट निकाला जाएगा इसको किसी भी प्रकार की स्वीकृत लिए जाने की आवश्यकता संसद से नहीं है। अब कुछ अनुदान की मांगे होती हैं। अब मांगे किस तरीके की? संविधान का अनुच्छेद 113 अधिदेशित करता है कि भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय के अनुमान, जो भारत की संचित निधि है उससे होने वाले व्यय का अनुमान, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है, इसको भी वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट में शामिल किया गया है और जिसके लिए लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इसके लिए लोकसभा की स्वीकृति भी आवश्यक है। अब इसके लिए लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इसको अनुदान मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अनुदान की मांगों को वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना। आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के लिए अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है, तथापि व्यय की प्रकृति के आधार पर किसी मंत्रालय या विभाग के लिए एक से अधिक मांगे प्रस्तुत की जा सकती हैं। बिना विधानमंडल वाले संघराज्य क्षेत्रों के संबंध में ऐसे प्रत्येक संघराज्य क्षेत्र के लिए एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है। जिस प्रकार से बजट 2026-27 में अनुदान की 102 मांगे हैं। बजट 2026-27 में अनुदान की 102 मांगे हैं। प्रत्येक मांग प्रारंभ में स्वीकृत और प्रभारित व्यय, प्रत्येक मांग के प्रारंभ में स्वीकृत और प्रभारित व्यय, राजस्व और पूंजीगत व्यय, व्यय की राशि के सकल आधार पर कुल योग जिसके लिए मांग प्रस्तुत की गई है का योग अलग अलग देती है, सबका योग अलग अलग देती है। इसके बाद विभिन्न प्रमुख लेखा शीर्षों के तहत व्यय का अनुमान लगाया जाता है। सकल राशि से वसूलियों को घटाने के बाद वसूली की राशि और व्यय की निवल राशि को भी दिखाया जाता है। इस दस्तावेज के आरंभ में अनुदान मांगों का सारांश दिया गया है। मांगों का जो सारांश दिया गया है इसमें, जबकि नई सेवा या नई सेवा लिखत जैसे कि नई कंपनी, उपक्रम या नई योजना का गठन आदि कोई भी हो का विवरण भी दस्तावेज में इंगित किया जाता है। प्रत्येक मांग में आमतौर पर किसी सेवा के लिए आवश्यक कुल प्रावधान अर्थात राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान और सेवा से संबंधित ऋण और अग्रिम के प्रावधान में शामिल होना होता है। इसमें सेवा के लिए प्रावधान पूरी तरह से भारत की संचित निधि से प्रभारित व्यय के लिए, उदाहरण मांग से अलग ब्याज भुगतान अनुदान मांग संख्या 39, एक अलग विनियोजन उस व्यय के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इसे लोकसभा द्वारा स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जहां भी किसी सेवा संबंधी व्यय में स्वीकृत और प्रभारित दोनों मद शामिल हैं, बाद में उन्हें भी उस सेवा के लिए प्रस्तुत मांग में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन उस मांग में स्वीकृत और प्रभावित प्रावधान अलग अलग दिखाए जाते हैं। दोनों प्रावधान आपको स्वीकृत और प्रभारित अलग अलग ही दर्शाए जाएंगे। इसी प्रकार से वित्त विधेयक संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के समय संविधान के अनुच्छेद 110 के फर्स्ट का की अपेक्षा को पूरा करने के लिए एक वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या बजट में प्रस्तावित करके विनिमय का विवरण होता है। इसमें बजट से संबंधित अन्य प्रावधान भी शामिल होते हैं जिन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत यथाप्रभाषित वित्त विधेयक एक धन विधेयक भी कहा जाता है। FRBM अधिनियम 2003 के तहत अधिदेशित राजकोषीय नीति का विवरण भी, अब इसको सुनिए, जिसे इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण मीन्स राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम 2003 की धारा 3 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत संसद में बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अंतर्निहित अवधारणाओं के विवरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं का आकलन शामिल है। इसमें GDP विकास दर, घरेलू अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र की स्थिरता,
केंद्र सरकार के राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र संतुलन के संबंध में एक आकलन भी शामिल किया गया है। मध्यावधि राजकोषीय नीति, सह राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति का विवरण भी मैं बता रहा हूं इसी में, ये इसी का एक पार्ट है। मध्यावधि राजकोषीय नीति, सह राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीतिक विवरण को राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा 3 के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह बाजार कीमतों पर जीडीपी के संबंध में विशिष्ट राजकोषीय संकेतकों के लिए 3 साल के प्रगतिशील लक्ष्य को निर्धारित करता है, अर्थात राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, केंद्र सरकार के ऋण विवरण में अंतर्निहित अवधारणाएं, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन का आकलन और उत्पादक अस्थियों के सृजन के लिए बाजार उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियों का भी उपयोग शामिल करता है। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए कराधान, व्यय, उधार, गारंटी आदि से संबंधित सरकार की कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को भी रेखांकित करेगा। विवरण में जैसे कि वर्तमान राजकोषीय नीतियां किस प्रकार से राजकोषीय प्रबंधन संबंधी सिद्धांतों के अनुरूप हैं, इसमें प्रमुख राजकोषीय उपायों में किसी भी बड़े परिवर्तन के औचित्य को भी दर्शाया जाएगा। अब इसका कुछ व्याख्यात्मक दस्तावेज भी इस तरीके से, जैसे बजट की प्रमुख विशेषताओं को अधिक व्यापक समझ को सुगम बनाने के लिए कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें एक जैसा व्यय बजट। किसी भी योजना का कार्यक्रम के लिए, किसी योजना या कार्यक्रम के लिए किए गए प्रावधान अनुदानों की मांगों में राजस्व और पूंजीगत भागों में अनेक प्रमुख शीर्षों में फैले हो सकते हैं। व्यय बजट में किसी योजना अथवा कार्यक्रम के लिए किए गए अनुमानों को एक साथ लाया जाता है और उन्हें एक स्थान पर राजस्व और पूंजी शीर्षों में निवल आधार पर दिखाया जाता है। अलग अलग मंत्रालयों, विभागों के व्यय को दो व्यापक अम्ब्रेला केंद्र के व्यय और राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों यूटी को अंतरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। केंद्र के व्यय को अम्ब्रेला के तहत 3 उपवर्गीय भागों में, जैसे कि केंद्र की स्थापना व्यय, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त निकायों पर होने वाले व्यय सहित अन्य केंद्रीय व्यय। इसी प्रकार से राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों का होने वाला अंतरण संबंधी अम्ब्रेला में निम्नलिखित अम्ब्रेला में भी 3 उपवर्गीकरण शामिल किए गए हैं, जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजना, वित्त अनुदान आयोग, अन्य अनुदान, ऋण अंतरण। ऋण अथवा अंतरण व्यय बजट में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित व्यय के अंतर्निहित उद्देश्यों को समझने के लिए उपयुक्त व्याख्यात्मक नोट भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि प्राप्ति बजट। प्राप्ति बजट में वार्षिक वित्तीय वर्ष विवरण में शामिल प्राप्तियों और अनुमानों की विवरण का प्राप्ति बजट दस्तावेज में शामिल होता है। ऐसे दस्तावेज में कर और गैर कर राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां का विवरण दिया जाता है। 23 दस्तावेज में राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन के नियम 2004 के तहत अधिदेशित किए गए अनुसार कर राजस्व और गैर कर राजस्व के बकाया संबंधी एक विवरण भी होता है। प्राप्ति एवं व्यय के रुझानों के साथ साथ घाटे के संकेत को राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSSF से संबंधित विवरण, देनदारियों का विवरण, सरकार द्वारा दी गई गारंटी का विवरण, अस्थि का विवरण और बाहरी सहायता का विवरण भी प्राप्ति बजट में दिया जाना होता है। इसमें केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का भी विवरण शामिल होता है, जो कराधान प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है। इसे पूर्व में राजस्व छूट का विवरण कहा जाता था और एक अलग विवरण के रूप में भी दर्शाया जाता था। यह विवरण वर्ष 2016-17 के बजट से प्राप्ति बजट के अनुलग्न के रूप में दर्शाया गया है। यह दस्तावेज अतीत में तेल और उर्वरक सब्सिडी के बदले जारी प्रतिभूतियों, जिसको बॉन्ड बोलते हैं, प्रतिभूतियों के कारण सरकार की देनदारियों को भी दर्शाता है। अब अच्छा, व्यय की रूपरेखा में आपको थोड़ा सा व्यय की रूपरेखा किस प्रकार की है। पहले इस दस्तावेज का शीर्षक व्यय बजट खंड फर्स्ट था। इसे योजनागत एवं योजनेतर के विलय संबंधी निर्णय के अनुरूप फिर से तैयार किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यय और विभिन्न मांगों में कुछ अन्य मदों को सामूहिक रूप से दर्शाया जाता है। व्यय की रूपरेखा में सम्मिलित विवरण का संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार से मैं जिसको बता रहा हूं, आप सुनिएगा। वर्तमान लेखा
बजट प्रक्रिया के अंतर्गत, वर्तमान लेखा और बजट प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्तियों के कुछ वर्गों, जैसे कि एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को किया गया भुगतान, मीन्स एक विभाग द्वारा, जैसे हमारा कोई दफ्तर है, मैं बिजली विभाग को मुझे भुगतान करना, एक विभाग द्वारा किया गया दूसरे विभाग को भुगतान, और पूंजीगत परियोजनाओं या स्कीमों की प्राप्तियों में से प्राप्तकर्ता विभाग के व्यय को घटा दिया जाता है। जहां अनुदान मांग में निहित व्यय का अनुमान सकल राशि से संबंधित होता है, वहीं दूसरी ओर वार्षिक वित्तीय विवरण में निहित व्यय का आकलन वसूलियों का निवल होता है। ऐसे दस्तावेज में प्राप्तियों से संबंधित नेटिंग व्यय जैसी अन्य प्रसिद्धियां भी की गई हैं, जिससे कि प्राप्तियों और व्यय संबंधी आंकड़ों के अतिरिक्त विवरण से बचा जा सके। इस दस्तावेज में ऐसे विवरण भी दिए गए हैं जिनमें बजट अनुमान 2025-26 और संशोधित अनुमान 2025-26 के बीच होने वाले प्रमुख अंतरों के साथ साथ संशोधित अनुमान 2025-26 और बजट अनुमान 2026-27 के बीच प्रमुख अंतरों को संक्षिप्त कारणों सहित दर्शाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अंशदान और विभिन्न सरकारी विभागों की स्थापना की अनुमानित संख्या और उनके प्रावधान अलग अलग विवरणों में दर्शाए गए हैं। इस दस्तावेज में जेंडर बजटिंग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, बच्चों के कल्याण संबंधी योजनाएं, जिनको बच्चों के कल्याण संबंधी योजनाएं भी शामिल हैं, जिनको दर्शाने वाला प्रत्येक विवरण भी इस दस्तावेज में शामिल है। स्वायत्त निकायों संबंधी व्यय विवरण और बजट अनुमान तथा लोक लेखा आदि में कुछ मुख्य आरक्षितों के विवरण भी शामिल हैं। योजना व्यय केंद्र सरकार के कुल व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। योजना व्यय जो होता है, योजना व्यय, जिला योजना, इसको योजना व्यय केंद्र सरकार के कुल व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इस व्यय की रूपरेखा प्रत्येक मंत्रालय विभागों के विभिन्न श्रेणियों में किए जाने वाले कुल प्रावधानों, जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, स्थापना एवं अन्य केंद्रीय व्यय, राज्यों को किया गया अंतरण आदि को दर्शाया गया होता है। और इसमें कुछ प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के बजट प्रावधानों को भी उजागर किया जाता है। इस दस्तावेज में विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं को भी विवरण दिया जाता है। नेक्स्ट, रेलवे का विभागीय रूप से संचालित प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम है। रेलवे सरकार का विभागीय रूप से संचालित प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम है, व्यवसायिक उपक्रम है। रेलवे मंत्रालय का बजट और रेल व्यय से संबंधित अनुदान मांगों को वित्तीय वर्ष 2017-18 से केंद्रीय बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट के साथ 2017-18 से इसको रेगुलर संसद में प्रस्तुत किया जाता है। रेलवे की अनुदान की मांगों के विभिन्न पहलुओं और रेलवे के हित संबंधी अन्य विवरणों के साथ प्रस्तुत करने के लिए व्यय प्रोफाइल में रेलवे संबंधी एक अलग खंड है। रेलवे की कुल प्राप्तियों और व्यय को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। अन्य व्यावसायिक रूप से संचालित विभागीय उपक्रमों का विवरण भी एक विवरण में दर्शाया गया है। व्यय के अतिरिक्त से बचने के लिए व्यय को व्यय प्रोफाइल और व्यय बजट में विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियों को दर्शाया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाई गई रक्षा मंत्रालय की मांगों की प्राप्तियों और व्यय को रक्षा मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांगों के साथ प्रस्तुत रक्षा सेवा अनुमान दस्तावेज में अधिक विस्तार से बताया गया है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अलावा अन्य निकायों को दिए गए अनुदानों का विवरण विभिन्न मंत्रालयों की विस्तृत अनुदान मांगों के साथ संलग्न गैर सरकारी निकायों को भुगतान किए गए सहायता अनुदान संबंधी विवरण में भी दिया गया है। लोक उद्यमों के अतिरिक्त बजटीय संसाधनों IEBR के विवरण जो लोक उद्यमों द्वारा आंतरिक रूप से सृजित किए जाते हैं और या जुटाए जाते हैं, उनको उसी वर्ष के दौरान इनके अपने तुलन पत्र की क्षमता में शामिल किए जाते हैं। व्यय की रूपरेखा एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन EBR भी शामिल होता है, जो भारत सरकार GOI के पूर्णता चुकाए गए बंद पत्रों के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों से संबंधित है, जहां मूलधन और ब्याज दोनों का पुनर्भुगतान अथवा चुकौती भारत सरकार के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण से की जाती है। सरकार द्वारा सक्रिय प्रकटीकरण के भाग के रूप में व्यय की रूपरेखा का विवरण भारत सरकार के चुनिंदा वाणिज्यिक रूप से संचालित उपक्रमों के अतिरिक्त बजटीय संसाधनों EBR पर आधारित है, जो FRBM अधिनियम 2003 की धारा 2 के अनुसार केंद्र सरकार के ऋण के भाग नहीं है। बजट, अब एक नजर में आपको बजट का भी बता दें। यह दस्तावेज कर राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत विवरण के साथ साथ प्राप्तियों और संवितरणों को संक्षेप में दिखाता है। यह दस्तावेज केंद्र सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अंतरित किए गए संसाधनों का विवरण प्रदान करता है। यह दस्तावेज केंद्र सरकार के राजस्व घाटे
प्राथमिक घाटे और राजकोषीय घाटे को भी दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियों की तुलना में सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता सरकार का राजस्व घाटा होता है। एक ओर राजस्व पूंजी और पुनर्भुगतानों को निवल ऋणों के माध्यम से सरकार के कुल व्यय तथा दूसरी ओर सरकार को अर्जित होने वाली राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों जो उधारी प्रकृति की नहीं होती हैं के बीच का अंतर सकल राजकोषीय घाटा होता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा है जो ब्याज भुगतानों को घटाकर प्राप्त होता है, जो भी ब्याज भुगतान होते हैं उनको घटाकर प्राप्त होता है राजकोषीय घाटा। इसी को दस्तावेज में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित कुल संसाधनों की मात्रा और प्रकृति मीन्स केंद्रीय करों, अनुदान, ऋण में हिस्सा को दर्शाने वाला एक विवरण भी शामिल किया गया है। करों के हिस्से, सहायता, अनुदान और ऋण के रूप में इन अंतरणों का विवरण, व्यय की रूपरेखा भी इसमें शामिल की गई है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को भारी मात्रा में अनुदान और ऋण वित्त मंत्रालय द्वारा वितरित किए जाना और इन्हें राज्यों को अंतरण मांग के तहत अन्य अंतरण दिल्ली को पुडुचेरी, पांडुचेरी को अंतरण तथा जम्मू और कश्मीर को अंतरण संबंधी मांग शामिल किए गए हैं। अन्य मंत्रालयों, विभागों द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए अनुदान और इनकी ऋण संबंधित मांगे भी परिलक्षित हैं। वित्त विधेयक प्रावधानों की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। वित्त विधेयक में प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन भी शामिल किया गया है ताकि वित्त विधेयक में शामिल कराधान प्रस्तावों को समझने में सुविधा हो तथा प्रावधानों और उनके निहितार्थों को वित्त विधेयक में प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन नामक दस्तावेज भी इसमें वर्णित किए गए हैं। अब नेक्स्ट है आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क में विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए आउटपुट और आउटकम को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें इनके लिए मापने योग्य संकेतकों और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विशिष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं CS और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं CSS के लिए 500 करोड़ और अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क OOFMF बजट 2026-27 के साथ सदन में प्रस्तुत किया गया है। 500 करोड़ से कम परिव्यय वाली CS और CSS योजनाओं के संबंध में योजनाओं के मदवार व्यय के साथ आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा तैयार किया जाता है और इसे विस्तृत अनुदानों की मांगों DDG के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। बजट 2026-27 की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह दस्तावेज सरकार के आर्थिक विजन और विकास तथा कल्याण के लिए अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख नीतिगत पहलों का एक स्नैपशॉट सारांश है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रमुख बजट प्रस्तावों के विहंगावलोकन के साथ साथ सरकारी वित्त के राजकोषीय समेकन और प्रबंधन में प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां भी दस्तावेज में शामिल की गई हैं। बजट घोषणाओं में 2025-26 का कार्यान्वयन भी कुछ इस प्रकार है। यह बजट पत्र माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण 2025-26 में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का सारांश भी प्रस्तुत करता है। मैंने आपको अभी अपने होने वाले बजट का कुछ संक्षिप्त परिचय मैंने देना चाहा था, जो मैंने इस प्रकार से दिया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा बजट दिया गया है, इस साल जो बजट पेश किया गया है, तो बजट में क्या हम लोगों को फायदा है, क्या हम लोगों को घाटा है, क्या उससे लाभ है और किस तरीके से लाभ है, क्या क्या उसमें नए प्लान दिए गए हैं देश हित में, और क्या कहाँ कहाँ महंगाई बढ़ाई गई है, कहाँ कर राजस्व कम किया गया है, सारी की जानकारी मैं आपको दूंगा। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।